Hello friends, so welcome to this lecture of current events and current affairs quick revision. So for second week of अगस्त, तो इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक में 8 से लेके 15 तक ओके जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैपनिंग और इवेंट्स हुई है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड यू विल गोइंग टू गेट ए गुड वैल्यू आउट ऑफ दिस. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल द एंड. इसको एंड तक जरूर देखिएगा. इस वीडियो लेक्चर को छोटा सा है और आपके लिए बहुत उपयोगी है. ठीक है, 8 से 15 तारीख के अगस्त में जो जितने भी करंट अफेयर्स हुए वो सब इसमें डिस्कस करने वाले और इसमें एक क्वेश्चन इसका इक्विवेलेंट टू 5 क्वेश्चन के बराबर होगा. ओके, तो वन लाइनर क्वेश्चन से के रिस्पेक्ट में तो एक क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चंस उससे जनरेट हो सकते हैं. तो शुरू करने से पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. तो हमारा लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है. इसके पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लेके ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, दीज आर हेल्पफुल फॉर एनी कमीशन एग्जामिनेशन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो. नाउ चलिए मूविंग करते हैं. पहला क्वेश्चन है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स टू द कंज्यूमर. मतलब ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, ये कंज्यूमर को क्या क्या राइट क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है. ओके, हिंदी में इधर है, हिंदी आप यहाँ रीड कर सकते हैं. तो पहला है राइट टू सेफ्टी मीन सुरक्षा का अधिकार. दूसरा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, सूचना देने का अधिकार. राइट टू चूज, ठीक है, चुनने का अधिकार. कंज्यूमर को चूज करने का अधिकार है या नहीं ये इसमें से फाइंड आउट करना है. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट, उसके शिक्षा का अधिकार उस पे. तो इसमें से क्वेश्चन बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट कोड 1 2 3 4 में कौन सा सही है इसके लिए. ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कंज्यूमर, मगर इससे रिलेटेड आपको ये सब टॉपिक्स हैं, ऐसे सेपरेटली वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकते हैं. तो ये चारों जो है ऑप्शन सही है. ओके, सबका सेफ्टी का है, राइट टू सेफ्टी, इन्फॉर्म, चूज एंड कंज्यूमर एजुकेशन. सो ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा. ओके, दिस इज करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. अब ये देखिए एक ये रिपोर्ट है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ओके, नाउ अब इसमें से फाइंड आउट करना क्वेश्चन क्या है कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और दोनों में से इस EI के बारे में दिया हुआ है और उसमें से फाइंड आउट करना है कौन सा सही है. ओके, तो देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इधर हिंदी में दिया हुआ है. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बैक्ड प्रोसेस बाय इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट 1986. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है इट आइडेंटिफाइज द इन्वायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट. मतलब ये आइडेंटिफाई करता है इन्वायरमेंटल सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट प्रायर टू द टेकिंग डिसीजन ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन. उस कोई भी प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन से पहले EIA उसका एनालिसिस करता है, उसका इम्पैक्ट. ठीक है, इन्वायरमेंट पे क्या हुआ, सोशल पे क्या हुआ, इकोनॉमिक पे क्या हुआ. यस, दिस इज करेक्ट. ऑप्शन 2 जो है ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, मगर फर्स्ट इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट 1986. नहीं, ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एक असेसमेंट 1986 से तहत ये नहीं आता है, तो ये गलत है. तो इसमें 2 ऑप्शन सिर्फ सही होगा. ओके, ऑप्शन 2 ओनली सही है, तो बी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3. NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम विल बी सोल्ड बाय विच ऑफ दीज कंट्रीज टू इंडिया. अब देखिए इसमें मतलब बोल रहा है कि NSA वायु रक्षा प्रणाली है वो भारत को किस देश द्वारा दिए जाने वाली है. ये देने जाने वाला है US के द्वारा. ओके, याद रखिए यहाँ पे. तो इसमें USA ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होने वाला है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कुछ स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है 1 2 एंड 3. अब देखिए अब बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. इसमें से कौन सा सही है ये तीनों में से. पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द FATF मॉनिटर्स द progress of its members in implementing necessary measures, review money laundering and terrorist financing technique. अब ये सब चीज है. ओके, तो दिस इज करेक्ट वन, राइट. सेकेंड
स्टेटमेंट है, once a country is blacklisted FATF asks all member countries to put economic sanction on the blacklisted country। ऐसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी स्टेटमेंट 3 देखिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हैज मेंबरशिप ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके पास गल्फ कोऑपरेशन का मेंबरशिप है, यस ये भी है, तो 3 भी सही है। 1 और 3 सिर्फ सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही होने वाला है इसका। 1 और 3, सिर्फ 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, 2 गलत है। ओके ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में वन लाइनर में इसके बारे में एक स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन बना सकता है। ये देखिए एक स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन एज ए वन लाइनर वन डे एग्जामिनेशन में इससे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA, ठीक है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, सही, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, करेक्ट है। ए फार्मर, सेकंड स्टेटमेंट है, ए फार्मर कनेक्ट पोर्टल हैज बीन set up by APED for providing platform for farmers producer organization and farmer producer companies to interact with exporters। अब देखिए ये क्या, ये जो फार्मर के लिए ये कनेक्ट कोई पोर्टल, ये APED ये पोर्टल डिजाइन किया है जहाँ पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों इंटरेक्ट कर सके एट सेम प्लेटफॉर्म, यस ये भी सही है, ये भी किया हुआ है। थर्ड देखिए, इट इज सिचुएटेड अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यस ये भी सही है। ये जो है APED एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी 1 2 3 आर करेक्ट, ये सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होने वाला है। तो देखिए एक एक क्वेश्चन जो है ना, एक एक स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, आप ये एक एक क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है ये, इसलिए आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। ये वीकली सीरीज है हमारा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, यहाँ पे रेड आइकन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट विजिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हर एक क्वेश्चन, करंट इवेंट क्वेश्चंस, वो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट विजिट किए तो आपको पूरा लॉजिक पता चल जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 वाज रिलीज्ड बाय। अब जो कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल एक रिपोर्ट है, ठीक है, ये एक रिपोर्ट है जो कि रिलीज किसके द्वारा रिलीज होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 इस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस CBHI द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। CBHI के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। एक्चुअली दिस NHP प्रोफाइल जो रिपोर्ट है ना 2019, इट इज एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है अबाउट द डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, ओके, एंड हेल्थ फाइनेंस इंडिकेटर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एनी कंट्री, ठीक है। तो इसमें हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ के जितने भी फाइंडिंग पैरामीटर्स हैं वो इसमें कैलकुलेट किया जाता है, उस पर एनालिसिस की जाती है इस रिपोर्ट में। और ये कौन रिपोर्ट जनरेट करता है, एकदम याद रखिए, CBHI द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड आजकल कमीशन में बहुत सारे एग्जाम पूछे जा रहे हैं, वो स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो, लाइक UPSC, ये सब एग्जाम हो, तो इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू हैंडल ए लिक्विड वेस्ट हजार्ड्स, नॉन हजार्ड सॉलिड वेस्ट एंड एयर पॉल्यूटेंट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट, कौन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस स्टेट द्वारा किया, ये आंध्र प्रदेश द्वारा ये ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ओके तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क। अब ये देखिए, इंटरनेशनल स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क ISGAN, इसके बारे में स्टेटमेंट है, कुछ स्टेटमेंट है, एंड कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो कोई स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क इज ए टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम, ये टेक्नोलॉजी जो कोलैबोरेशन प्रोग्राम है, यस ये है
TCP टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA का एक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम है। दिस इज करेक्ट। ठीक है, किसके द्वारा ये हो रहा है? मॉनिटर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द development and exchange of knowledge and expertise on the smarter, cleaner and more flexible, resilient electricity grid. Yes, ये भी सही है। India is one of the founding member of ISGN. Yes, this is also correct. So तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और तीनों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक तीनों ना एक एक क्वेश्चन के बराबर है। These are equivalent to सिंगल क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होने वाला है। ओके, 1 2 3 सभी सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ASEAN+3 APT जो है ना, ASEAN+3 इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन एज ए मेंबर। अब ये +3 में कौन से नेशन है? एशियान जो ग्रुप है उसमें +3 जो है उसमें 3 कौन से? उसमें आते हैं चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। ओके, तो ये 3 है। तो देखिए चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान, तो 1 और 4 इसमें सही हो रहा है, तो ऑप्शन ए होगा एकदम। यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोला जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 10, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। देखिए बहुत है, अभी कुछ हाल में न्यूज में था ये, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। अब ये हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, ये रिपोर्ट है, क्वार्टरली रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जनरेट होता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को क्वार्टरली बेसिस पे जनरेट करती है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, इसका डिटेल आपको चाहिए तो डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ ज्वाइन करके ले सकते हैं, और इसको क्वेश्चन सेट का आपको PDF चाहिए तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स। अगर अच्छा लगा अभी तक हमारा क्वेश्चन डिस्कशन तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कोई भी न्यू वीडियो जब अपलोड हुआ देन यू विल गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशल ड्राइंग राइट। अभी हाल में ये न्यूज में था, स्पेशल ड्राइंग राइट SDR के बारे में स्टेटमेंट है। अब इसमें फाइंड आउट करना है कौन सा, विच वन इज इनकरेक्ट, मतलब कौन इसमें गलत है। ठीक है, तो देखिए पहला, द स्पेशल ड्राइंग राइट इज एन इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF, ये सही स्टेटमेंट है। नाउ सेकंड, the value of SDR is not set by IMF, rather it is directly determined supply and demand on the market. No, this is wrong. It can be held and used in member countries private entity also, this also incorrect. So इसमें दो incorrect है, हमें incorrect find out करना है 2 and 3, so option C यहाँ पे सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। देखिए इससे रिलेटेड आपको इस बार UPSC प्रीलिम्स में 2020 का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने वाला है, ये श्योर शॉर्ट है, इसे क्वेश्चन आएगा बायोफ्यूल्स, बिकॉज कमीशन इस पे ज्यादा फोकस करती है, इन्वायरमेंट और उससे रिलेटेड सब्सिडीज क्वेश्चंस। ओके, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 के बारे में स्टेटमेंट दिया है, अब इसमें फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है। तो अब देखिए पहला स्टेटमेंट है, द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 इन्वेस्टिगेट्स एन इंडिकेटिव टारगेट ऑफ 20% blending of ethanol in petrol and 5% blending of biodiesel in diesel by 2030, ये सही है, इनका यही एस्टिमेट है। ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट है, द पॉलिसी इन्वेस्टिगेट्स द यूज ऑफ ओनली मोलासेस नहीं, एंड डैमेज फूड ग्रेन्स ऑन द इथेनॉल प्रोडक्शन, ये गलत है ना। थर्ड है, द पॉलिसी इनकरेज बायोडीजल प्रोडक्शन फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल, दिस इज करेक्ट। तो 1 और 3 करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बोल दिया, आप इसको नोट डाउन कर लेने अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन NTMO। देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द एजिस ऑफ, किसके अंडर, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, याद रखिए एकदम, SNT, डिपार्टमेंट ऑफ SNT। क्वेश्चन 13 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्चुअली 14 होना चाहिए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट अभी जो हुआ उसके बारे में, एक 2019 जो आया था
उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है एंड उसमें फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन 103rd एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस 10% ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द society for admission to central government run educational institution and private educational institution and for employment in central government jobs। यस, ये सही है। इसमें 10%, अब इस बार जो 2019 का यूपीएससी में ये यूज हुआ था, तो अभी जो रिजल्ट आया आप देख सकते हैं, तो उसमें ये ग्रुप का ये 10% जो है ना, वीकर सेक्शन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ESW पे भी शॉर्टलिस्ट किया गया है कैंडिडेट्स को। ओके, सिलेक्शन हुआ, ये इसको ये रूल इंक्लूड किया गया है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, it is not mandatory for the state government to provide reservation to the state government run educational institutes government। yes, ये भी सही है, मैंडेटरी नहीं किया गया। it amends article 15 and 16 of the constitution of the India। yes, ये भी है, तो तीनों इसमें सही है। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे छुपा हुआ है, तो 1, 2 and 3 all are correct। यही आंसर है, ऑप्शन डी। okay, so this is very important question। now question number 14, slides up down हो गई आई थिंक। तो now question number 15, this should be the Ministry of Environment, Forest and Climate Change notified the e-waste management rule 2016। इसको पढ़ लीजिएगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। e-waste management rule 2016 in suppression of the e-waste management and handling rule 2011। which of the following statement are correct regarding e-waste management rule 2016? मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, पान इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी EPR ऑथराइजेशन बाय CPCB हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। दिस इज करेक्ट। The compact fluorescent lamp and mercury containing lamp has been removed under this। नहीं, रिमूव नहीं किया गया, ये गलत है। State government must ensure safety, health, skill development of the workers involved in the dismantling and recycling operation in the e-waste। This is correct। तो 1 and 3 यहाँ पे कभी करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन ये जो होगा, ऑप्शन सी, ये सही है। ओके, सो होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए जो कमीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वंडरफुल सेशन अगेन। सो हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।